आफ्टर ऑल ये एक मिथिकल क्रिएचर है, इसकी पॉइजन रेजिस्टेंस एबिलिटी बिना किसी शक के बेहतर होगी। मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। आशु डेंजन से बाहर निकल आया और प्लान किया कि कल जब लॉस्ट कंट्री का कूल डाउन खत्म हो जाएगा तो वो नीचे जाकर देखेगा कि काला ड्रैगन पॉइजन से मरा है या नहीं। अभी ब्लड के आरआरजी का अवतार मर नहीं सकता था। एक बार मरने पर उसे फिर से रिवाइव करना पड़ता और उसकी सारी पिछली मेहनत बेकार हो जाती। कोई ज्यादा जोखिम भरा काम किए बिना आशुपूल सिटी में जाकर एपिक क्रिएचर्स को मारकर अपने स्टैट्स 40 तक रेज करने के लिए शिकार करने लगा। आज उसकी किस्मत उसका पूरा साथ दे रही थी। उसी का नतीजा था कि कुछ जेड टोड्स को मारने के बाद एक 20 वैल्यू वाला पॉइजन क्रिस्टल ड्रॉप हो गया। यहां तक कि उसे जेड टोड का एक कंपेनियन एग भी मिला। यह बात अलग है कि इसके स्टैट्स एवरेज थे। आशु को एक्चुअली काफी कंपेनियन एग्स मिल चुके थे, लेकिन वो ज्यादातर उन्हें अपने मिथिकल पीट्स को खाने के लिए दे देता था। हाई लेवल कंपेनियन बीस्ट्स में उनका इंटरेस्ट साधारण फूड से ज्यादा था। जब तक कंपेनियन एग्स के स्टैट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी ना हो, आशु उन्हें अपने पास नहीं रखता था। इस फोन गेम में ऑटो प्ले फीचर क्यों नहीं है? काश ये होता। आशु ने काफी वक्त शिकार करने में बिताया और नेचुरली बोर होने लगा। आफ्टर ऑल एक ही टाइप के मॉन्स्टर को बार बार मारना चैलेंजिंग नहीं था। यह बस समय बर्बाद करने जैसा था। आशु, क्या तुम घर पर हो? बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया और आशु ने आवाज से पहचान लिया कि यह महक थी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि महक आंगन के गेट पर खड़ी थी। क्या बात है? आंसू आंगन की तरफ चला गया और आंगन का दरवाजा खोलते हुए पूछा। महक ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अगर कोई खास बात ना हो तो क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? आ सकती हो, लेकिन मैं अभी बहुत बिजी हूं। अगर कुछ खास नहीं है तो मैं अपनी बुक पढ़ने वापस चला जाऊंगा। आशु ने जवाब दिया और वापस चलने लगा। तुम जैसे गेमिंग के दीवाने भी बुक्स पढ़ते हो। दिखाओ, कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हो? महक के पास शायद कहने के लिए कुछ था, लेकिन जब उसने सुना कि आशु पढ़ाई कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। वो आशु के डोर में उसके पीछे पीछे चली आई। महक ने आशु के सोफे पर पड़ी कुछ बुक्स को यूं ही पलटा और मुस्कुराते हुए कहा, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम टेलीपोर्टेशन, डायमंड परफेक्शन सूत्र एंड मोस्ट हाई। तुम्हारे शौक तो बड़े वाइड स्प्रेड हैं, फ्रंटलाइन साइंटिफिक थ्योरी से लेकर आइडियलिज्म तक सब पढ़ते हो। तुम मटीरियलिस्ट हो या आइडियलिस्ट? मैं वही हूं जो मुझे फायदा पहुंचाए। आशु ने अपने हाथ में पकड़ी किताब पलटते हुए कहा और साथ ही अपने फोन पर रेफरेंस चेक करता रहा। तुम काफी प्रैग्मेटिक हो। महक ने बुक्स वापस अपनी जगह पर रखते हुए कहा और आशु के पास बैठ गई। उसने आशु के हाथ में पकड़ी बुक की तरफ देखा जिसमें ब्रेन से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा था। क्या बात है? आशु ने फिर से पूछा। मैंने पहले तुम्हारे उन 2 पेट्स की देखभाल की थी। तुमने कहा था कि तुम मुझे इसका बदला चुकाओगे। क्या तुम फ्री हो? क्या अब तुम मुझे इसका बदला चुकाना चाहते हो? महक ने अपनी आंखें तिरछी करते हुए कहा। क्या करना होगा? आशु ने पूछा। हर बार जब भी वो बाहर जाता तो एंटेलोप भाई और चूजे को महक के पास छोड़ देता था ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। तब उसने सच में कहा था कि वो महक का एहसानमंद है और फ्यूचर में धीरे धीरे इसका बदला चुकाएगा। मेरे साथ खाना खाओ और किसी से मिलो, महक ने कहा। और आशु ने हल्की सी पलकें सिकोड़ी। कोई ऐसा जिससे मैं नहीं मिलना चाहती लेकिन मुझे मिलना पड़ेगा। तुम क्यों इतने सवाल पूछ रहे हो? क्या तुम अपने वादे से मुकरने की सोच रहे हो? महक ने आशु को घूरते हुए कहा। नहीं, मैं बस पूछ रहा था। वैसे मिलना कब है? आशु ने सोचा कि यह बात सेंस बनाती है। पूछने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसे उसका एहसान चुकाना था। अब जाओ और अपने कपड़े बदलो। हम अभी निकलते हैं और स्कूल के गेट बंद होने से पहले लौट आते हैं, महक ने कहा। आशु ने और कोई सवाल नहीं किया और अपने कमरे में जाकर अपनी यूनिफॉर्म बदलकर कैजुअल कपड़े पहनने लगा। फिर महक के साथ स्कूल से बाहर निकल गया। वो ये सोचकर बहुत पजल था कि महक उसे किसी और के साथ डिनर के लिए क्यों ले आई थी। हालांकि उसने इस बारे में और सवाल नहीं किया क्योंकि महक ने इसके बारे में डिटेल से कुछ नहीं बताया था। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद महक सीधे एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ी, जैसे वो इस जगह से बहुत फेमिलियर हो। आंसू ने देखा कि प्राइवेट रूम में पहले से ही एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, लेकिन वो उस आदमी को पहचान नहीं पाया। अंकल, कि मेरा क्लासमेट आशु है। महक ने आशु की तरफ इशारा करते हुए उसे इंट्रोड्यूस कराया और फिर
उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे अंकल हैं, तुम भी इन्हें अंकल कह सकते हो। अंकल आशु ने भी ग्रीट किया, लेकिन वो थोड़ा उलझा हुआ महसूस कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि महक उसे अपने परिवार से मिलने क्यों लेकर आई थी। बैठो। महक के अंकल ने अजीब तरीके से कहा, बिना आशु से कोई बात करने का इरादा जाहिर किया। महक सामने बैठ गई और उसने आंसू को खींचते हुए उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। बैठने के बाद दोनों टेबल के पार बैठे हुए उस अधेड़ उम्र के आदमी को देख रहे थे। महक, तुमने अब तक काफी एंजॉय कर लिया होगा, है ना? अब वक्त आ गया है कि वो तुम वापस जाओ और सीरियसली प्रैक्टिस करो और अपने पेरेंट्स को परेशान करना बंद करो। अयान खान ने महक को घूरते हुए कहा। अंकल, मेरी प्रैक्टिस थॉमस कॉलेज में अच्छे से चल रही है। थॉमस कॉलेज लीग के टॉप 10 कॉलेजों में से एक है। यहां के ट्यूटर और टीचिंग रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। महक के अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले ही अयान खान ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं थॉमस कॉलेज के स्टैंडर्ड से तुम्हारे मुकाबले ज्यादा वाकिफ हूं। वहां का टीचिंग स्टैंडर्ड वाकई ऑर्डिनरी स्कूलों के मुकाबले बेहतरीन है, लेकिन आखिरकार ये एक ऐसा स्कूल है जो मासेस को ध्यान में रखकर चलता है। ये तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटीज के अनुसार तुम्हें एजुकेशन नहीं दे सकता और ना ही तुम्हें हमारे खान परिवार की सीक्रेट टेक्निक्स सिखा सकता है। अयान खान ने कहा, मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं परिवार की सीक्रेट टेक्निक्स सीखूं। मुझे लगता है कि प्रेजेंट स्टेटस काफी अच्छा है, महक ने कहा, जबकि उसने अपने होंठों को काटते हुए ये शब्द कहे। क्या तुम सच में सोचती हो कि जो चीजें मासेस के लिए तैयार की जाती हैं वही अच्छी होती हैं? अगर ऐसा है तो डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं रहेगी। मैं भी डिसअपॉइंट हूं, अयान खान ने कहा। अंकल, मैं स्कूल में स्टडी कंटिन्यू रखना चाहती हूं। आप मुझ पर सबसे ज्यादा यकीन करते हो, मेरी मदद करो। महक ने विनती की, मैं किसी भी दूसरे मामले में तुम्हारी बात मान सकता हूं, लेकिन इस मामले में नहीं। तुम पहले ही आधा साल बर्बाद कर चुकी हो। अगर तुम वापस नहीं जाओगी और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दोगी तो अपने सिबलिंग्स की प्रोग्रेस के साथ तुम कैसे चल सकोगी? तुम्हें फ्यूचर में खान परिवार की जिम्मेदारी लेनी है। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ अपनी पीढ़ी के लोगों को सुप्रेस नहीं कर सकती तो फ्यूचर में लोग तुम्हारे सामने कैसे झुकेंगे? अयान खान ने कहा। ऐसा नहीं है कि मैं खान परिवार की जिम्मेदारी लेने का प्लान बना रही हूं, महक ने धीरे से कहा। तुमने क्या कहा? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन अयान खान ने उसे सुन लिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि कॉलेज में प्रैक्टिस सेम होती है, किसी की प्रैक्टिस की प्रोग्रेस घर से धीमी नहीं होगी, महक ने कहा और फिर आंसू की तरफ इशारा करते हुए कहा, आंसू मेरा स्कूलमेट है, वो भी स्कूल में स्टडी कर रहा है और वो मेरे सिबलिंग्स से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। वो शेरगिल परिवार का मेंबर है, इसीलिए कॉलेज उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। अयान खान क्लियरली आंसू के बारे में जानता था और उसने आगे कहा, इसके अलावा यह कहना कि वो तुम्हारे सिबलिंग से ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब महक ने यह सुना तो वो तुरंत खुश हो गई। उसे पता था कि अयान खान वैसा ही बर्ताव कर रहा था जैसा उसने सोचा था। वो ह्यूमिलिएशन सहन नहीं कर सकता था, खासकर जब खान परिवार की बेइज्जती की जाती थी। अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो आप खुद उसे टेस्ट कर सकते हो। अगर वो सच में मेरे सिबलिंग से ज्यादा स्ट्रांग है जो घर पर प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या आप मुझे कैंपस में रहकर प्रैक्टिस करने की परमिशन दोगे? महक ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, चूंकि तुम उसे यहां लाए हो, मुझे लगता है कि अगर मैं ना कहता हूं तो तुम नहीं मानोगी, अयान खान ने कहा और फिर उसने आंसू को देखा। तुम सबसे अच्छे किस चीज में हो? मैं किसी भी चीज में पर्टिकुलरली अच्छा नहीं हूं, आंसू ने जवाब दिया। महक ने जल्दी से कहा, अंकल, आंसू का मतलब है कि वो हर चीज में प्रोफिशिएंट है। आप उसे टेस्ट कर सकते हैं जैसा चाहें। क्या यही मेरा मतलब है? आंसू को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए, लेकिन वो अयान खान के सामने ये बात नहीं कह सकता था। तुम्हारे दादा ने अपनी पूरी जिंदगी प्रैक्टिस की है और वो भी ये नहीं कह सकते कि वो हर चीज में प्रोफिशिएंट है। क्या तुम्हें लगता है कि ये बात किसी स्टूडेंट के लिए सुटेबल है? अयान खान ने सख्ती से कहा। यह कहकर उसने महक के रिएक्शन को नजरअंदाज किया और आंसू को देखा। चूंकि तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो मैं तुम्हें खान परिवार की यूजुअल प्रैक्टिस प्रॉब्लम पर टेस्ट करूंगा। आंसू ने महक को देखा जो उसे एक विनती भरी नजर से देख रही थी।
उसकी दोनों हाथ टेबल के नीचे जुड़े हुए थे, जैसे वो किसी भगवान से प्रार्थना कर रही हो। अंकल प्लीज बोलिए। आशु ने एक पल सोचा। उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसीलिए उसने मदद करने का फैसला किया, क्योंकि वो महक का एहसानमंद था। अयान खान ने एक कप में चाय डाली और उसे आंसू के सामने रखते हुए अजीब तरीके से कहा, प्रैक्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा फाउंडेशन है। ये बिल्डिंग की तरह है। अगर फाउंडेशन नहीं बनाई गई है तो तुम एक गगनचुंबी इमारत नहीं बना सकते। भले ही उसे फोर्सफुली बनाया जाए, वो जल्दी ही गिर जाएगी। अब मैं तुम्हारी फाउंडेशन को टेस्ट करूंगा। आशु ने अयान खान को उलझन में देखा। उसे समझ में नहीं आया कि वो चाय के कप से उसे टेस्ट कैसे कर सकता है। अयान खामोश रहा। उसने अपने लिए एक कप चाय डाली और उसे अपने सामने वाली टेबल पर रख दिया। टेबल रोजवुड से बनी थी। ये लगभग 10 सेंटीमीटर मोटी थी और काफी मजबूत थी। एक कैजुअल प्रेस से अयान ने चाय का कप टेबल में सिंक कर दिया। कप का मुंह टेबल के पैरेलल हो गया, जैसे वो उसमें एम्बेडेड हो गया हो। कप को कोई नुकसान नहीं हुआ और चाय का एक भी कतरा बाहर नहीं गिरा। अंकल, क्या आप उसे मुश्किल में डाल रहे हैं? आशु ने कभी हमारे परिवार की हार्ट डिस्ट्रॉइंग पाम की प्रैक्टिस नहीं की है। इसके अलावा मेरे सिबलिंग्स में से कौन सा ऐसा है जो आपका लेवल अचीव कर सके? महक ने तुरंत आपत्ति जताई। अगर तुम इसे नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि एकेडमी के टीचर अच्छे नहीं हैं। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि तुम घर वापस जाओ और प्रैक्टिस करो। अयान खान ने काल्मली कहा। महक ने प्रोटेस्ट करने के लिए मुंह खोला, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अयान खान का कैसे जवाब दे। मैं एक कोशिश करता हूं, आशु ने कहा और सामने रखे चाय के कप को देखा। ये अच्छा है कि जवान लोग कोशिश करने को तैयार हैं। मैं तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं करूंगा। अगर तुम कप को टेबल में 1/3 बिना तोड़े सिंक कर पाते हो तो मैं इसे पास मान लूंगा। अयान खान ने कहा। आशु ने सिर हिलाया और कप को थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। रुको। महक ने आशु को घबराते हुए आवाज दी और उसे विनती भरी नजरों से देखा। सावधान रहना, कप मत तोड़ना। अगर कर सको तो बस उसे अंदर डाल देना। महक सोच रही थी कि अगर कप टूट गया तो उसके पास घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। अगर कप टूटा नहीं, या फिर अगर 1/3 कप अंदर सिंक भी नहीं हुआ, तो वो अयान से अभी भी मोलभाव कर सकती थी। आशु असल में ये नहीं समझ पा रहा था कि महक क्यों अपनी फैमिली के इतने अच्छे हालात होते हुए भी कैंपस में पढ़ाई करने पर जोर दे रही थी। क्या वो पास की चीज को छोड़कर दूर की चीज नहीं ढूंढ रही थी? हालांकि ये उसकी बात नहीं थी कि वो महक के मामलों में इंटरफियर करे। उसे बस एहसान चुकता करना था। चिंता मत करो, आशु ने महक से कहा और फिर सामने रखे चाय के कप को थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। तुरंत ही महक ने क्रैकिंग साउंड सुनी और वो निराश में डूब गई। टेबल पूरी तरह से ठीक थी, बस आशु ने कप को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। महक को ऐसा लगा जैसे कमरा घूम रहा हो और वो चाहती थी कि उसका सिर जमीन में घुस जाए। उसने सोचा, क्या मेरे दिमाग में कोई खराबी थी? मैं आशु को यहां क्यों लाई? यंग मैन, इस दुनिया में बहुत सी चीजें सिर्फ ग्रेट स्ट्रेंथ से रिजॉल्व नहीं हो सकती, अयान ने कहा और फिर आशु को नजरअंदाज करते हुए महक से कहा, महक वापस कैंपस जाओ और सामान पैक करो। मैं कल तुम्हें घर भेजने के लिए किसी को भेज दूंगा। महक ने उदास होकर अपना सिर झुका लिया। वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो खुद को ही ब्लेम कर सकती थी कि वो आशु जैसे बेवकूफ को यहां क्यों लाई। उसने पहले ही उसे कप न तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन उसने फिर भी उसे चकनाचूर कर दिया। चाय टेबल पर बिखर गई थी और नजारा बेहद बुरा था। अंकल, मैं अब वापस जा रही हूं, महक ने कहा और खड़ी हो गई। रुको। आशु वहीं बैठा रहा और महक को रुकने के लिए कहा। अयान ने आशु की तरफ देखा और उसकी भौहें तन गई। नौजवान, भले ही तुम्हारा सरनेम शेरगिल नहीं है, फिर भी तुम शेरगिल परिवार का ही हिस्सा हो। तुम्हें अपनी हद का अंदाजा होना चाहिए। आशु ने इस पर सफाई नहीं दी, क्योंकि गैर जरूरी लोगों को समझाना उसके लिए वक्त की बर्बादी करने के बराबर था। टेबल की तरफ इशारा करते हुए आशु ने कहा, अंकल, बेहतर होगा कि आप इसे इवैल्यूएट करें। बताइए कि आपके खान परिवार की युवा पीढ़ी के लिए यह स्ट्राइक किस स्टैंडर्ड की है? रिजल्ट तो पहले ही ऑब्वियस है। क्या मुझे इस पर कुछ कहने की जरूरत है? अयान ने पूछा। तो इस सिचुएशन में अंकल, क्या आप महक को कैंपस में रहकर प्रैक्टिस करने की परमिशन दे रहे हैं? आशु ने अयान खान से पूछा। अयान खान को आशु की बात पर हंसी आ गई।
उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसे यंग लोग कम ही मिलते हैं जो अपनी प्राइड को दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम सच में महक की भलाई चाहते हो तो उसे घर वापस जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तुम दोनों अब जा सकते हो। अयान खान की बातों का मतलब साफ था कि आशु में शर्म बाकी नहीं थी, लेकिन आशु पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि महक के लिए घर जाकर प्रैक्टिस करना सही होगा या नहीं, लेकिन क्योंकि हमारा एक अग्रीमेंट हुआ था और मैंने अपनी बात पूरी कर दी है, क्या उसे अपने वापस लौटने का डिसीजन खुद नहीं लेना चाहिए? आशु की बात सुनकर अयान खान जैसे कल्चर्ड पर्सन के एक्सप्रेशन अजीब हो गए। उसने कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हें कुछ डिग्निटी के साथ छोड़ दूं, लेकिन चूंकि तुम इसकी कद्र नहीं करते तो मुझे दो टूक बात कहनी पड़ेगी। तुम्हारे जैसे स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस खान परिवार के उन बच्चों के बराबर है जिन्होंने अभी अभी इनिशियल मास्टरी हासिल की है। इसे सिर्फ ब्रूट फोर्स कहा जा सकता है, इसमें इवैल्यूएट करने लायक कुछ भी नहीं है। अयान खान भी कुछ परेशान हो गया। वो सोच रहा था कि आशु इतना नासमझ क्यों है। वो उठ खड़ा हुआ और जाने की तैयारी करने लगा। उसका आंसू जैसे जिद्दी लड़के से और बात करने का कोई इरादा नहीं था। आंसू, चलो वापस चलते हैं, महक ने कहा और आंसू को भी उठने का इशारा किया। वो अयान खान के टेम्पर से अच्छी तरह फेमिलियर थी, इसीलिए उसे बेवकूफ बनाना नामुमकिन था। लेकिन आंसू नहीं हिला और टेबल के सामने ही बैठा रहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर टेबल पर बिखरे चाय के कप के टुकड़ों को एक तरफ सरका दिया। उसने अयान खान की तरफ देखा और कहा, अंकल प्लीज रुकिए, क्या आप सच में मानते हैं कि आपके परिवार के बिगिनर्स ऐसा कर सकते हैं? फिर प्लीज एक बार डेमोन्स्ट्रेट करें ताकि मैं पूरी तरह से हार मान लूं। महक आशु को रोकना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर टेबल पर पड़ी, उसने चौंक कर एक आवाज निकाली और सरप्राइज होकर टेबल को देखने लगी। अयान खान ओरिजिनली आशु की बात को नजरअंदाज करना चाहता था, क्योंकि उनके हिसाब से आशु के साथ बहस करना उसे शोभा नहीं देता था। लेकिन महक की चीख सुनकर वो भी रुक गया और उसकी नजर का पीछा करते हुए टेबल की तरफ देखने लगा। एक नजर में ही अयान खान की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट फॉर्म हो रहा था। येलोविश ब्राउन वुड के दानेदार टेबल के सरफेस पर टी लीव्स की वेन्स दिखाई दे रही थीं। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये सिर्फ पैटर्न नहीं थे, ये ऑब्वियसली टी लीव्स थीं, जिन्हें फोर्सिबली टेबल में प्रेस किया गया था। टी लीव्स बिल्कुल भी डैमेज्ड नहीं हुई थीं और उनके पार्ट्स क्लियरली विजिबल थे। वे वुडन टेबल के ओरिजिनल पैटर्न की तरह लग रही थी। इम्पॉसिबल। अयान खान फिर से टेबल के सामने आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर चाय के कप के टुकड़ों को हटाया। जल्द ही उसे पता चला कि कप के टुकड़ों में कोई लीव्स नहीं थीं। बिखरी हुई चाय में भी टी लीव्स नहीं थीं। अयान खान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह सच था कि वो यिन फोर्स का इस्तेमाल कर कप को टेबल में स्लैम कर सकते थे, लेकिन कप की मजबूती फिर भी काफी होती है। लेकिन टी लीव्स नाजुक होती हैं और पानी में भीगने के बाद तो हल्के से धक्के से ही वे फट जाती हैं। फिर उन्हें वुड में कैसे स्लैम किया जा सकता है? आशु की पाम की स्ट्रेंथ ने कप को चकनाचूर कर दिया। फिर भी टी लीव्स बिना किसी डैमेज के टेबल में स्लैम हो गईं। अयान खान के लिए यह मानना नामुमकिन था। अयान खान ने टी लीव्स को टच करने के लिए हाथ बढ़ाया और हल्के से खींचते ही लीव्स फट गईं। उसने टेबल पर लीव्स के क्लियर मार्क्स देखे। ये फेक नहीं है। अयान हैरान रह गया और खाली निगाहों से टेबल को देखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आशु ने यह कैसे किया। महक ने हैरान और खुश होकर कहा, तुमने एक्चुअली भीगी हुई टी लीव्स को वुडन टेबल में पुश कर दिया और वो लीव्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई। तुमने ये कैसे किया? ये मुश्किल नहीं है। मैंने स्कूल में बस एक छोटी सी टेक्निक सीखी है। मुझे नहीं पता कि खान परिवार में इस टेक्निक का क्या स्टैंडर्ड होगा, आशु ने महक से कहा। लेकिन उसकी नजरें अयान खान पर थीं। अयान खान ने आशु को कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखा। वो खुद भी ऐसा नहीं कर सकता था। उसने आज से पहले कभी यिन फोर्स का ऐसा यूज नहीं देखा था। क्या ये टेक्निक तुमने स्कूल में सीखी? अयान खान ने गहरी सांस लेते हुए आशु से पूछा। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने स्कूल फोरम पर एक थ्रेड पढ़कर यह सीखी थी, आशु ने जवाब दिया। उसे पता था कि भले ही वो अयान खान की तरह चाय के कप को टेबल में पुश, फिर भी अयान खान महक को रुकने की परमिशन नहीं देगा। उसे यह साबित करना था कि उसने स्कूल में जो सीखा है वो खान परिवार की टीचिंग से बेहतर है।
तभी अयान खान महक को कैंपस में रुकने की परमिशन देगा अंकल? क्या मेरे किसी भी सिबलिंग्स में ऐसा करने की काबिलियत है जो आंसू ने की है? आपने वादा किया है, आप उसे तोड़ नहीं सकते। महक ने खुशी खुशी कहा। अयान खान ने टेबल में ढंसी टी लीव्स को अजीब नजरों से देखा। कुछ देर बाद उसने महक से कहा, तुम रुक सकती हो, लेकिन मैं हर महीने किसी को तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए भेजूंगा। अगर तुम स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरी तो तुम्हें तुरंत लौटना होगा अंकल। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हो। महक ने खुशी से कहा और आशु को हाथ पकड़कर खड़ा किया। आशु, चलो चलते हैं। रुको महक, पहले बिल चुका दो, मुझे आशु से कुछ बात करनी है। अयान खान ने महक को रोकते हुए कहा। महक ने शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, जिसे देख अयान खान ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इतना भी अनरीजनेबल नहीं हूं। मैं सिर्फ तुमसे जुड़ी कुछ बातें पूछना चाहता हूं। मुझे डर है कि तुम्हारे सामने आंसू सच बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अंकल, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे ही पूछ लीजिए। महक ने कहा। जाओ, बिल पे करो। अयान खान ने फिर कहा। महक को ओबीडियंट होकर बिल चुकाने जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले वो आशु को बार बार आंखों से इशारा करती रही, मानो उसे शब्दों को लेकर सावधान रहने की वार्निंग दे रही हो। महक के जाने के बाद अयान ने पूछा, आशु, तुम्हारा और महक का रिश्ता कैसा है? ठीक है? आशु ने ईमानदारी से जवाब दिया। अयान खान ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर कहा, अगर तुम सच में महक की भलाई चाहते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम फ्यूचर में उससे थोड़ा फासला बनाकर रखो। क्यों? आशु ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्योंकि तुम युगराल के डिसाइपल हो, अयान खान ने सीधे कहा। मैं समझ गया अंकल, चिंता मत कीजिए। महक और मैं सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं, आशु ने कामली जवाब दिया। आशु युगराल की चिंताओं को समझ सकता था। लीग में युगराल का नाम वांटेड लीस्ट में टॉप पर था। उनकी रेप्यूटेशन शायद डेविल आवेश मलिक से भी खराब थी। युगराल के डिसाइपल के तौर पर आशु की आइडेंटिफाई की वजह से लीग के किसी भी वेल्थी परिवार का इंसान उससे ज्यादा करीबी नहीं रखना चाहता था, इस डर से कि कहीं उन पर उसके साथ मिली भगत का इल्जाम न लग जाए। अयान खान ने केवल एक सेंटेंस कहा और उसके बाद कुछ नहीं कहा। होशियार लोगों से बात करते समय एक सेंटेंस ही सेट्स ही काफी होता है। जो लोग समझदार नहीं होते उनके लिए कितना भी कहा जाए सब बेकार होता है। इसीलिए उसने केवल एक की पॉइंट का जिक्र किया। आशु और महक एक साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकले। महक बहुत खुश थी, इसीलिए वो डायरेक्ट स्कूल नहीं लौटी। इसके बजाय वो आशु को मॉल में ले गई और खूब सारी चीजें खरीदी। उसने ग्रैटिट्यूड दिखने के लिए आशु के लिए कुछ कपड़े भी खरीदे। आशु, तुमने ये कैसे किया? तुमने सच में टी लीव्स को टेबल में स्लैम कर दिया, जिससे मेरे अंकल तक हैरान रह गए। वो ये बिल्कुल नहीं कर सकते। महक ने कहा। आशु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली ये कंप्लीटली यिन फोर्स नहीं है। ये एक टेक्निक है जिसे मैं हाल ही में सीख रहा हूं। इसे एक किस्म का हुनर कह सकते हैं। आशु सच बोल रहा था। वो जानता था कि केवल यिन फोर्स के भरोसे ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। भीगी हुई टी लीव्स न केवल नाजुक थीं, बल्कि वे कप के टुकड़ों से भी अलग थीं। अयान खान जैसे पावरफुल यिन फोर्स के एक्सपर्ट्स भी टी लीव्स को इस तरह टेबल में नहीं धंसा सकते थे। आशु ने कुछ स्पेशल टाइप का इस्तेमाल किया था, लेकिन देखने में ये यिन फोर्स जैसा लगा। इनफैक्ट यिन फोर्स का रोल इसमें बहुत कम था। ये महावश के डिमोनिक ऑर्गन थ्रोन के जैसा ही था। ये आशु की हाल की रीडिंग और रिसर्च का नतीजा था। हालांकि अभी तक लॉस्ट कंट्री को इवोल्व्ड बॉडी में अपग्रेड करने का तरीका नहीं मिला था, लेकिन फाइनली कुछ प्रोग्रेस हुई थी। अगर वो इसी तरह रिसर्च करता रहा तो इवेंचुअली कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। कम से कम तुम होशियार तो हो। आज मैं बहुत खुश हूं। क्या तुम कल फ्री हो? मुझे होमवर्क मिशन पूरा करना है, इसीलिए तुम मेरे वीडियोग्राफर बन जाओ, महक ने कहा। ठीक है, आशु ने इनकार नहीं किया। अयान खान की बातों के बावजूद उसने महक से दूरी बनाने की कोशिश नहीं की। वो और महक सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड्स थे, इसलिए छिपाने जैसा कुछ नहीं था। इसके अलावा आशु किसी के कहने पर चलने वाला लड़का नहीं था। महक आंसू की सिचुएशन को अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि महक को उसके साथ दोस्ती रखने में कोई परेशानी नहीं थी। तो आंसू क्यों उसे दूर करता? जहां तक युगराल के डिसाइपल होने के नेगेटिव इफेक्ट्स की बात थी, आशु को यकीन था कि फ्यूचर में वो इन इफेक्ट्स को एलिमिनेट कर देगा और उन्हें अपने परिवार और दोस्तों को अफेक्ट नहीं करने देगा।
ऑफ कोर्स ये तभी प्रेमिस था जब महक को इस बात से फर्क ना पड़े। अपने डोर्म लौटने के बाद आशु अंडरग्राउंड पूल सिटी की तरफ गया। हालांकि उसने वहां कई इपिक क्रिएचर्स को मार दिया था, इसीलिए और क्रिएचर्स को ढूंढना मुश्किल हो गया था। ऐसे में उसे डेंजन स्विच करना पड़ा। ब्लड के रंग का अवतार मरा नहीं था, इसलिए वो डेंजन्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता था। इसलिए उसे कुछ सेफ प्लेसेस पर जाकर शिकार करना पड़ा। कुछ समय बाद उसके पास शिकार करने के लिए कोई और मॉन्स्टर्स नहीं बचे। आज जल्दी सो जाता हूं, कल अंडरग्राउंड समुद्र में जाकर रिजल्ट देखूंगा। आशु के लिए इतनी जल्दी सोना रेयर था और वो सुबह ठीक 6 बजे जाग गया। उसका लॉस्ट कंट्री का कूल डाउन टाइम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने तैयार होकर एक बुक उठाई और पढ़ते पढ़ते कैफेटेरिया की तरफ नाश्ते के लिए चल पड़ा। महावश ने जो कुछ बुक्स आशु को सजेस्ट की थीं, वे प्रोफाउंड थीं। उनमें से कई में ऐसी नाइनलेज थी जिसे आशु ने पहले कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी उसे वे डल नहीं लगी। शायद दूसरे लोगों को ये इंटेलिजिबल बुक्स बोरिंग लगती, लेकिन आशु इन्हें बड़े चाव से पढ़ता था। उसके नजरिए से जो नाइनलेज वो नहीं समझ पाता था, वो उसे इमेजिन करने का बहुत सारा मौका देता था। पढ़ाई करने के बजाय आशु के लिए ये एक स्टोरी बुक पढ़ने जैसा था। कई बार जब आशु असली मतलब समझ पाता और अपनी इमेजिनेशन से उसकी तुलना करता, तो उसे एहसास होता कि वो कितनी रिडिकुलस गलती कर रहा था। आंसू जैसा इंसान जो किसी भी चीज में आसानी से डूब जाता था, एवरेज पर्सन की कंपैरिजन में जल्दी सीखता था। बेशक इसमें कुछ खामियां भी थीं। जब आंसू मल्टी डायमेंशनल स्ट्रिंग थ्योरी में डूबा हुआ था और एक मैजिकल वर्ल्ड को इमेजिन कर रहा था, तो उसे यह पता ही नहीं चला कि महक काफी देर से उसके सामने बैठी हुई थी। जैसे ही आंसू जाने के लिए उठा, उसे एहसास हुआ कि महक वहीं बैठी है। तुम कब आई? आशु ने पूछा। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है। जब तुम गेमिंग में लगे रहते हो तब मैं एक आंख बंद कर सकती हूं, लेकिन ऐसी बुक्स पढ़ने में इतना डूबे रहना, मैं सच में इंप्रेस्ड हूं। महक ने उस पर आंखें घुमाई। कल तुमने कहा था कि तुम मेरे वीडियोग्राफर बनोगे। क्या तुम अपनी रीडिंग की वजह से यह भूल गए? मैं भूला नहीं हूं। तुम्हारा होमवर्क मिशन क्या है? तुम कौन से डायमेंशनल क्रिएचर का शिकार करने जा रही हो? आशु ने अपनी बुक बंद करते हुए पूछा। इस बार डायमेंशनल क्रिएचर्स का शिकार करने की जरूरत नहीं है। क्या हम पहले टाउन गायन टेंपल नहीं गए थे? इस बार का होमवर्क मिशन भी एक टाउन गायन टेंपल में जाना है, लेकिन ये पहले वाले छोटे टेंपल की तरह नहीं है, बल्कि सिटी के बड़े टेंपल में जाना है। महक ने चलते हुए कहा। तुम्हारा होमवर्क मिशन टाउन गायंट टेंपल में प्रे करना है। आशु ने सरप्राइज होकर कहा। उसे ऐसा अच्छा होमवर्क मिशन कभी नहीं मिला था। यह होमवर्क मिशन सिर्फ स्पेशल दाखिले वाले स्टूडेंट्स के लिए है। हमें कम से कम एक गार्जियन को हराना होगा, महक ने कहा। आशु महक के साथ टाउन गायंट टेंपल की तरफ चल पड़ा। उसी समय एक इंसान महिम सिटी पहुंचा और रोशन के ऑफिस में गया। सर, हमें मिले। बहुत समय हो गया है। आप अभी भी वैसे ही हैं। रोशन वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ और उस इंसान को अंदर आने दिया। मैं बूढ़ा हो गया हूं। जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब मेरे कुछ बाल काले थे, लेकिन अब वे भी सब सफेद हो गए हैं। ताखरा ने एक आह भरी सर। ये आप ईस्ट सी को गार्ड करते हैं और अनगिनत सी बीस्ट्स को मारते हैं ताकि हमारी लीग सेफ रहे। आप लीग की फाउंडेशन हैं। अगर आप खुद को बूढ़ा कहते हैं तो लीग में कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वो जवान है। इतना कहने के बाद रोशन ने ताकरा के लिए चाय बनवाने को कहा। तुम ताकरा हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। सर, इस समय अचानक मुझसे मिलने आने की कोई खास वजह है क्या? रोशन ने पूछा। ताकरा जैसा इंसान बिना किसी खास वजह के ईस्ट सी को छोड़कर नहीं आता। उनका बिना बताए आना डेफिनेटली नॉर्मल नहीं था। ताकरा ने चाय का कप नीचे रखा और रोशन की तरफ देखते हुए पूछा। रोशन, हमारे बीच मास्टर डिसाइपल का रिश्ता है। कुछ बातें मैं दूसरों से सीधे नहीं कह सकता, लेकिन तुमसे मैं बिना घुमाए फिराए कहूंगा। सर प्लीज कहें, रोशन ने सीरियस होकर कहा। युगराल के एक स्टूडेंट का नाम आशु शाह है। क्या उसका तुमसे कोई कनेक्शन है? ताखरा ने रोशन से पूछा। एक्चुअली नहीं। वो मेरे सौतेले डैड का उनकी पहली वाइफ का बेटा है और उसका हमारे शेरगिल परिवार से कोई कनेक्शन नहीं है। रोशन ने कहा। तो फिर तुम्हारा उसके साथ रिश्ता कैसा है? ताखरा ने फिर पूछा। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, रोशन ने बिना किसी झिझक के कहा। यह अच्छा है।
ऐसी सिचुएशन में अगर एसआईबी के लोग उसे ले जाना चाहें तो बस नजरअंदाज कर देना। ताखरा ने कहा। सर, इसका मतलब क्या है? रोशन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। युगराल ने होली टॉवर को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक डायमेंशन खोल दिया, जिससे पूरी होली सिटी लगभग एक मरे हुए लोगों की सिटी बन गई। इस इंसिडेंट का इफेक्ट बहुत डिजास्टरस है। ताखरा ने कहा। यह युगराल की अपनी गलती है। इसका उसके स्टूडेंट्स से क्या लेना देना है? अगर युगराल के सभी पूर्व स्टूडेंट्स को सजा दी जानी है तो लीग में कितने ऑफिशियल और जनरल हैं जिन्होंने युगराल से ट्रेनिंग ली है? फिर उन्हें भी अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? रोशन ने कहा। यह एक जैसा नहीं है। युगराल ने डायमेंशन को तोड़ने से पहले जानबूझकर अपने 4 स्टूडेंट्स को बुलाया था। साफ है कि ये 4 स्टूडेंट्स अलग हैं। इसके अलावा ताखरा कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन रुक गए। सर, आपको जो कहना है साफ साफ कहें, रोशन ने कहा। ताखरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर युगराल का मैटर वहीं खत्म हो जाता तो लीग की उसके स्टूडेंट्स पर नजर नहीं रहती। तुम्हारे लिहाज से वे सिर्फ सर्वेलेंस बढ़ाते, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। कुछ चीजें छुपाई नहीं जा सकती। युगराल द्वारा खोला गया डायमेंशनल पैसेजवे बंद तो लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, या कहें कि वो अब बेहद कमजोर हो चुका है। एक सर्टेन लेवल की स्ट्रेंथ के साथ उस डायमेंशनल पैसेजवे को फिर से खोला जा सकता है। क्या कोई मिथिकल क्रिएचर वहां से लीग में दाखिल हुआ है? रोशश ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। अगर बस इतना ही होता तो अच्छा था। करंट लीग में डायमेंशनल क्रिएचर पर कई रिस्ट्रिक्शंस हैं। वे यहां आ भी जाएं तो वे ज्यादा खतरा पैदा नहीं कर सकते। लीग के ब्रास अभी भी उनसे निपटने के तरीके जानते हैं। एक पल के लिए रुकने के बाद ताखरा ने कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि युगराल ने कौन सा तरीका अपनाया। उसके मामले के बाद लीग की कई नामी हस्तियों इन्फो में, और यहां तक कि कुछ बिगविग्स भी युगराल की तरह उसी डायमेंशनल जोन में एंटर हुए हैं। शायद वे बस डायमेंशन को एक्सप्लोर और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए वहां गए होंगे। रोशन ने कहा। क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए युगराल की तरह मॉन्स्टर बनना जरूरी है? ताखरा ने एक आह भरी। ये कैसे मुमकिन है? युगराल के डायमेंशनल क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होने की वजह होली टॉवर और 6 टेम्पल्स की पावर थी। अब जब होली टॉवर डिस्ट्रॉय हो चुका है तो 6 टेम्पल्स की पावर फिर से सर्ज नहीं होगी। फिर वे लोग डायमेंशनल क्रिएचर्स में कैसे बदल गए? रोशन हैरान था। यही प्रॉब्लम है, उनके लिए खुद से डायमेंशनल क्रिएचर में बदलना नामुमकिन है। जब तक कि कोई सीक्रेटली साजिश ना कर रहा हो, युगराल क्या उसके अलावा और कोई ऐसा कर सकता है? ताखरा ने बात जारी रखी। लीग इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी तक हमें जो पता चला है वो ये है कि इनका डायमेंशनल क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होना युगराल से कनेक्टेड है। वे डेफिनेटली युगराल की मदद से डायमेंशनलाइज हुए और डायमेंशनल जोन्स में घुस गए। जहां तक उस मेथड की बात है, या ये कि युगराल डायमेंशनल जोन से वापस कैसे आया, ये अभी तक डिटरमाइन नहीं हो पाया है। तो क्या सीनेट को उम्मीद है कि उन्हें आशु जैसे स्टूडेंट्स से जवाब मिलेगा? रोशन ताखरा का मतलब समझ गया। युगराल के डायमेंशनल क्रिएचर बनने से पहले उसने अपने परिवार से भी मुलाकात नहीं की, लेकिन उसने उन चारों से मिलने पर जोर दिया। इससे साफ से होता है कि वे उसके लिए कुछ ज्यादा ही मायने रखते हैं। शायद वे सच में कुछ जानते हों। सेनेटर केवल इस मामले को और बिगड़ने से रोकने के लिए जवाब चाहते हैं। ताखरा ने कहा, उन्होंने आपको भी बुलाया है। इसका मतलब है कि यह मामला पुख्ता हो चुका है। सही कहा ना? रोशन ने काम एक्सप्रेशन के साथ पूछा। रोशन, चूंकि आशु तुम्हारा कुछ नहीं है, तो तुम इस मामले में क्यों दखल देना चाहते हो? ब्यूरो को उसे ले जाने दो। मुझे यकीन है कि शेरगिल परिवार की वजह से वे आशु के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, ताखरा ने कहा। सर, क्या आप सच में मानते हैं जो आप कह रहे हैं? रोशन ने पूछा। ताखरा कुछ पल के लिए चुप हो गए। ब्यूरो में ले जाने के बाद वे डेफिनेटली आशु से जो चाहते वो पाने के लिए हर पॉसिबल तरीका अपनाते। वे सोल टाइप के कंपेनियन बीस्ट्स और तरह तरह की एबिलिटीज का भी इस्तेमाल कर सकते थे, यहां तक कि उसकी मेमोरीज चुरा सकते थे, जैसा कि ताखरा ने कहा। वैसा अच्छा बर्ताव करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर मैं आशु को ले जाने के लिए मना कर दूं तो क्या वे सेनेटर उसे जबरदस्ती किडनैप करने की कोशिश करेंगे? रोशन ने ताखरा से पूछा। यह सुनकर ताखरा के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। रोशन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने खुद कहा है कि आशु का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। रोशन मुस्कुराया और बोला, सर, आपको याद है, आपने मुझे स्कूल में पढ़ाया था।
जब एक इंसान असाधारण हो तो उसे दूसरों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करना चाहिए। जब एक इंसान साधारण हो तो उसे खुद के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करना चाहिए। आशु थॉमस कॉलेज का स्टूडेंट है। उसने कोई क्राइम नहीं किया है। वो मेरा तेरी उससे कोई रिश्ता नहीं है। यहां तक कि मुझे उससे कोई खास लगाव भी नहीं है। लेकिन जब तक उसने कोई गलती नहीं की है तब तक कोई भी उसे महिम सिटी से ले जा नहीं सकता। रोशन, तुम्हारी पर्सनालिटी ताकरा ने रोशन को बेबस नजरों से देखा। सर, आप लौटकर उन सेनेटर्स को बता दीजिए जो अपनी बिलों में बैठे हैं कि अगर वे आशु को ले जाना चाहते हैं तो उन्हें इनफ सबूत लाने होंगे ताकि मैं अप्रूवल दे सकूं, या फिर मेरे मरने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। वे इनमें से कोई भी एक रास्ता चुन सकते हैं। रोशन ने बिना किसी इमोशन के कहा। ताखरा को पता था कि अब और कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। अपने पूर्व मास्टर डिसाइपल के रिश्ते की वजह से वो रोशन को अच्छी तरह जानते थे। अगर उसने एक बार कह दिया तो चाहे उसकी गर्दन पर तलवार ही क्यों न रख दी जाए, उसका फैसला बदलना नामुमकिन था। ताखरा के जाने के बाद रोशन ने दरवाजे की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, काफी सुन लिया। जीवन ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा और मुस्कुराते हुए कहा, ओवरसियर, आप तो पहले आशु को नापसंद करते थे, अब आप उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? पहले की बात क्या है? अभी भी वैसा ही है। मैं उसे प्रोटेक्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि एम्प्रेस डावोजर नाराज ना हो, और फिर थॉमस कॉलेज के स्टूडेंट को कोई यूं ही उठाकर कैसे ले जा सकता है? ये कानून का राज है, रोशन ने कहा। हां हां, आप इस दुनिया के सबसे राइटियस ओवरसियर हैं, जीवन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसा कहते हो तो क्यों अजीब लगता है? रोशन ने पेन रखते हुए जीवन को घूर कर देखा। शायद इसीलिए, क्योंकि आप बहुत हम्बल हैं। ओवरसियर, आप तारीफ सुनने के आदी नहीं हैं। ज्यादा सुनेंगे तो आदत पड़ जाएगी, जीवन ने कहा। अब बस करो, मेरी मॉम को इस बारे में मत बताना। दादाजी की वजह से वे पहले से ही परेशान हैं। उनकी परेशानियों में और इजाफा मत करना, रोशन ने हिदायत दी। समझ गया आंसू का क्या करना है। उन्होंने आपको मनाने के लिए ताखरा सर को भेजा था, तो मुझे डर है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। भले ही वे खुले तौर पर उसे पकड़ने ना आए, लेकिन चुपके से लोग जरूर भेजेंगे। आंसू के लिए कैंपस में रहना शायद सेफ नहीं है, जीवन ने कहा। उसकी सेफ्टी से हमारा क्या लेना देना? वो अब एडल्ट है। अगर उसे पकड़ लिया जाए या मार दिया जाए तो ये उसकी नाकामी होगी और वो उसका हकदार है। क्या तुम अभी भी उसकी 24 घंटे केयर करने वाली नानी बनने की सोच रहे हो? रोशन ने कोल्ड टोन में कहा। जी ओवरसियर, मैं उसे अब जाकर बता देता हूं और उसे उसकी किस्मत पर छोड़ देता हूं। जीवन ने सल्यूट मारा और मुड़कर जाने लगे। वापस आओ, रोशन ने फिर से जीवन को पुकारा। ओवरसियर, क्या कोई और ऑर्डर है? जीवन ने पलटकर पूछा। दादाजी की वजह से मेरी मॉम का हाल ही में मूड खराब है। क्या वो उस लड़के को सबसे ज्यादा पसंद नहीं करती? उसे मॉम के साथ रहने के लिए कहो, आखिर वो उनका सौतेला बेटा है। ये उसका फर्ज भी बनता है। इसके अलावा मॉम उसे इतना लाड प्यार देती हैं तो उसे भी उनकी इस काइंडनेस का कर्ज चुकाना चाहिए। रोशन ने बिना किसी इमोशन के कहा। ओवरसियर, क्या आपका मतलब है कि उसे शेरगिल परिवार के रेजिडेंस में ले आया जाए? जीवन ने पलकें झपकाते हुए पूछा। क्या मैंने ऐसा कहा? रोशन ने कोल्डली कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब मैं आशु को ढूंढकर मैडम के साथ रहने के लिए कह देता हूं। जीवन ने सीरियसली सल्यूट किया और ऑफिस से बाहर निकल गया। आशु और महक टाउन गॉड टेम्पल पहुंचे। ये वाला टेम्पल क्लियरली उस टेम्पल से कहीं ज्यादा मैजेस्टिक था जहां आशु और उसकी टीम पहले गई थी। ये साइज में भी काफी बड़ा था। इसमें 3 आउटर एंट्रेंस, 3 एंट्रेंस, 3 ऑपरा रूम, एक हेक्सागोनल स्टोन के खंभों वाली पवेलियन, गोल छत वाली 3 इमारत, 5 टेम्पल्स, 5 बैक हाइनल्स और पत्थर के खंभों के दोनों तरफ 12 कमरे थे। टेम्पल वर्शिप की मेन जगह थी। इसमें टाउन गॉड ड्यूक लिंगम का स्टैच्यू कॉन्सिक्रेट में था। वहां 2 जजेस के स्टैच्यू भी थे। हॉल की छत की कड़ियों पर पत्थर की नक्काशियां बनी हुई थीं और छत की स्पाइन के 4 कोनों पर स्टोन स्टैच्यू थे। कहानियों के हिसाब कुख्यात 4 जनरल हरीश, जोइंद्र प्राण और लोकेश को उनके क्राइम्स के लिए सिटी को प्रोटेक्ट करने की पनिशमेंट दी गई थी। हालांकि ये केवल एक कहानी थी। टाउन गॉड टेम्पल के डायमेंशनल जोन के 4 गार्जियन जनरल को लिंगम के 4 जनरल कहा जाता था। अगर कोई भी 4 जनरलों में से किसी एक को चैलेंज देता और 3 मिनट तक हारता नहीं तो ड्यूक लिंगम द्वारा उसे रिवॉर्ड दिया जाता।
लेकिन 3 मिनट तक चारों जनरलों के खिलाफ टिके रहना और डिफीट ना होना, इसके लिए कम से कम लेजेंडरी स्टेज पर होना जरूरी था। थॉमस कॉलेज के ज्यादातर स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते थे। इसीलिए यह हैरानी की बात नहीं थी कि यह होमवर्क मिशन केवल स्पेशल दाखिले वाले स्टूडेंट्स को दिया गया था। ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स अगर यहां आते तो ना केवल उन्हें कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। 4 गार्जियन जनरल रिस्पेक्टिवली स्वॉर्ड सेबर स्पीयर और स्वॉर्ड ब्रेकर हथियार के तौर पर रखते थे, इसलिए उन्हें स्वॉर्ड जनरल, सेबर जनरल, स्पीयर जनरल और स्वॉर्ड ब्रेकर जनरल के नाम से जाना जाता था। तुम कौन से गार्जियन जनरल को चूज कर रही हो? आशु ने महक से पूछा। कहानियों के हिसाब से स्वॉर्ड ब्रेकर जनरल प्राण से रिलेटेड है तो मैं उसे चूज करूंगी। महक ने कुछ सोचने के बाद कहा। क्यों? आशु कुछ हैरान था। इसकी वजह यह थी कि प्राण का फेम चारों गार्जियन जनरल्स में सबसे वर्स्ट था। आमतौर पर बहुत कम लोग उसे चूज करते थे। ज्यादातर लोग सोशूट जनरल को चूज करते थे, जो हारिश को रिप्रेजेंट करता था, या स्पीयर जनरल को, जो लोकेश को रिप्रेजेंट करता था। कंपैरेटिवली कम लोग सेबर जनरल, जो जोइंद्र को रिप्रेजेंट करता था, और स्वॉर्ड ब्रेकर जनरल, जो प्राण को रिप्रेजेंट करता था, को चूज करते थे। मैंने एक बार प्राण के बारे में कुछ कहानियां पढ़ी थी। मुझे हमेशा से लगता है कि फेलो डिसाइपल को नुकसान पहुंचाने का सो कॉल्ड इल्जाम झूठा है। उस समय प्राण को पब्लिकली नंबर 1 जनरल माना जाता था और वो हर लड़ाई में जीतता था। इसके अलावा वो और दूसरा डिसाइपल अलग अलग कंट्रीज से थे और उनकी उम्र में भी काफी अंतर था। कितनी भी बार सोचो, ये कहानी कुछ अजीब लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जोइंद्र का बदनाम नाम, ये सब केवल नॉवेल्स में गढ़ा गया है। रेड क्लिफ की लड़ाई पूरी तरह से प्राण और दूसरे जनरलों की वजह से जीती गई थी। ईस्टर्न विंडर, उधार लेने और तीर पकड़ने के लिए भूसे की नावों का इस्तेमाल करने जैसी कहानियां केवल मनगढ़ंत कहानियां थीं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। महक ने कहा। आशु ने सिर हिलाया। उसे डायमेंशनल स्टॉर्म से पहले के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे भी लगा कि महक की बात में लॉजिक था। आशु ने अपना फोन निकाला और महक की रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। महक लिंगम हॉल में दाखिल हुई और उसके सामने बो किया। फिर उसने ऑफरिंग टेबल से जनरल्स को बुलाने वाला एक टैलिस्मन उठाया, जिस पर स्वॉर्ड ब्रेकर शब्द इंग्रेव्ड था। जैसे ही टैलिस्मन उठाया गया, आंगन के अंदर से मीटियर्स के जमीन पर गिरने की आवाजें सुनाई देने लगीं, जिसके बाद आंगन में कवच पहने एक जनरल अपीयर्स हुआ, जिसके हाथों में 2 स्वॉर्ड ब्रेकर्स थे। वो जनरल बहुत मजेस्टिक लग रहा था। उसने अपने दोनों स्वॉर्ड ब्रेकर्स को एक डायटी की तरह घुमाया। उसकी आंखें लाइटनिंग के बोल्ट की तरह शाइन कर रही थीं और उसने महक की तरफ घूर कर देखा। जब महक लिंगम हॉल के एंट्रेंस से बाहर निकली तो जनरल ने अपने स्वॉर्ड ब्रेकर को नीचे की तरफ दे मारा। हालांकि हथियार से कोई रोशनी नहीं निकली, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी मानो कोई पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहा हो। महक स्वॉर्ड ब्रेकर्स से डायरेक्ट नहीं टकराई। इसके बजाय उसने अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वो 2 स्वॉर्ड ब्रेकर्स के तूफानी हमलों के बीच बहुत ही फुर्ती और एलिगेंस के साथ आगे बढ़ रही थी। ये देखकर आशु थोड़ा हैरान रह गया। आशु को हमेशा लगता था कि महक केवल लकी है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी मूवमेंट टेक्निक इतनी एक्सक्विजिट होगी। लेवल और स्पीड के डिफरेंस को छोड़कर उसकी टेक्निक आशु की टेक्निक से बिल्कुल भी इंफीरियर नहीं थी। 3 मिनट के अंदर स्वॉर्ड ब्रेकर्स महक को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, यहां तक कि उसके कपड़ों को भी छू नहीं सके। वक्त पूरा होने पर स्वॉर्ड ब्रेकर जनरल सफेद धुंध में बदलकर गायब हो गया। वहीं महक ने ऑफरिंग टेबल से जो टैलिस्मन उठाया था, उसमें एक अजीब बदलाव आया। वो जादुई तरीके से डायमेंशनल क्रिस्टल में बदल गया। उस क्रिस्टल के अंदर स्वॉर्ड ब्रेकर जनरल की इमेज मौजूद थी। हैरानी की बात यह थी कि वो एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल था। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? महक ने पलकें झपकाते हुए पूछा। और प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल को अपने पास रख लिया? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मेरे पास होमवर्क मिशन नहीं है, आशु ने पूछा। पास का यूज कर अंदर आने की वजह से तुम कोशिश तो कर ही सकते हो, महक ने कहा। आशु ने सिर हिलाया। क्योंकि वो यहां तक आ ही गया था तो इन बेनिफिट्स को छोड़ने की कोई वजह नहीं थी। आशु लिंगम हॉल पहुंचा। इस बार उसने बो करने की हिम्मत नहीं की। अगर गलती से उसने ड्यूक लिंगम को उड़ा दिया तो उसे बेनिफिट कहां से मिलता?
उसने उन चारों टैलिस्मन्स को देखा जो चारों जनरल्स को रिप्रेजेंट करते थे। महक एक टैलिस्मन ले चुकी थी, लेकिन अब वहां फिर से 4 टैलिस्मन मौजूद थे। आशु को ऐतिहासिक हस्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और उसने केवल उनके नाम सुने थे। इसके अलावा यह कहना मुश्किल था कि क्या ये 4 जनरल रियली उन्हें ही रिप्रेजेंट करते थे। इसलिए कुछ सोच विचार के बाद उसने स्वोर्डॉस जनरल को चूज किया। उसके पास ओवरलॉर्ड स्वोर्ड थी। अगर स्वोर्ड टाइप की कोई प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल मिलती तो वो उसका इस्तेमाल कर सकता था। तभी आंगन से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, जिसके साथ ही आंगन में एंशिएंट स्वोर्ड लिए एक जनरल अपीयर हुआ। जैसे ही आशु आंगन से बाहर निकला, जनरल ने अपनी स्वोर्ड से उस पर स्लैश कर दिया, लेकिन स्वोर्ड की स्पीड धीमी थी और उसमें स्वोर्ड ब्रेकर्स जैसा डोमिनियरिंग ऑरा भी नहीं था। आशु का डॉज करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी ओवरलॉर्ड स्वोर्ड को बुलाई और स्वोर्ड जनरल पर स्लैश कर दिया। वो ये देखना चाहता था कि गार्जियन जनरल का डिफेंस कितना मजबूत है। हालांकि जब उसकी स्वोर्ड स्लैश करने वाली थी, उसने देखा कि स्वोर्ड जनरल ने अपनी स्वोर्ड वापस खींच ली और पीछे हट गया, जिससे आशु की स्ट्राइक मिस हो गई। ये क्या हो रहा है? क्या गार्जियन जनरल मुझसे डरता है? जैसे ही आशु को ऐसा लगा, उसने अचानक देखा कि जनरल ने अपनी स्वोर्ड घुमाई। आंगन में एक रोशनी फ्लैश हुई और अचानक 10 ब्यूटीज पता नहीं कहां से अपीयर हो गई, जो एंशिएंट स्वोर्ड्स लिए हुए थीं। उनके चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे और वे स्वोर्ड उठाए आशु की तरफ झपट पड़ी। तुरंत ही स्वोर्ड बीम्स चारों तरफ फैल गईं और एक स्वोर्ड फॉर्मेशन में बदल गईं, जिसने आशु को अंदर ट्रैप कर लिया। आशु थोड़ा हैरान हुआ। स्वोर्ड एंड जनरल काफी दिलचस्प था। वो स्वोर्ड्स का एक पूरा फॉर्मेशन तैयार करने की काबिलियत रखता था। जब उसने देखा कि स्वोर्ड बीम्स की लेयर्स उस पर स्ट्राइक करने वाली हैं, तो आशु ने उन्हें डॉज नहीं किया। इसके बजाय ओवरलॉर्ड स्वोर्ड से टेरिफाइंग स्वोर्ड बीम रिलीज हुई और उसने ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमोर्टल को डिलीवर कर दिया। स्वोर्ड ग्लोज एक दूसरे से टकरा गए। बस एक पल में ही एंशिएंट स्वोर्ड्स लिए 10 खूबसूरत महिलाएं बीच में से कट गई। वे सफेद धुंध में बदलकर गायब हो गईं। जब आशु ने स्वोर्डन जनरल की तरफ देखा तो उसने फिर से अपनी स्वोर्ड घुमाई। अचानक 10 और लड़ाकू महिलाएं अपीयर हुईं और उन्होंने एक बार फिर स्वोर्ड फॉर्मेशन तैयार कर लिया। जाने के मूड में नहीं था। अगर उसे शिकार करना भी हो तो वो गेम के अंदर भी ऐसा कर सकता था। अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो गलती से मर गया तो वो सच में मर जाएगा। महक ने आंसू की तरफ आंखें घुमाई और उसे डांटना चाहा, लेकिन फिर उसकी आंखें चमकीं और उसने अचानक कहा, वैसे क्या तुम पहले बिन्यांग केव के टाइगर को मारने का प्लान नहीं बना रहे थे? क्या तुम वहां जाने के लिए तैयार हो? आशु ने तो शुरू में वापस जाकर बुक्स पढ़ने और गेम खेलने की सोची थी, लेकिन महक की बात सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या यह पॉसिबल है? मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम ना कर सको। और तुम एक बेबी टाइगर भी तो चाहते हो, है ना? महक ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्तें क्या हैं? आशु ने कुशसली महक की ओर देखते हुए पूछा। उसे यह अजीब लगा कि महक बिना किसी वजह के उसके लिए टाइगर के शिकार में मदद क्यों कर रही है। हम स्कूलमेट्स हैं तो शर्तों की बात करना बहुत घटिया होगा। ऐसा करते हैं, एक दूसरे की मदद करने और लव दिखाने के प्रिंसिपल के बेसिस पर तुम्हें एक जरूरतमंद स्टूडेंट्स की मदद करनी होगी। हमारे सेमेस्टर के दौरान तुम मेरे नाश्ते के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे। महक ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, कैंटीन में जो कुछ भी मिलेगा वो तुम्हें मिल सकता है। आशु ने बिना झिझके हामी भर दी। हालांकि सालों भर का नाश्ता काफी महंगा हो सकता था, लेकिन यह कुछ भी नहीं था। एक बेबी टाइगर के मुकाबले क्या मैं तुम्हें पैसे की कमी वाली लगती हूं? महक ने आंखें घुमाते हुए कहा। लेकिन तुमने ही तो कहा कि मैं तुम्हारे नाश्ते का ध्यान रखूं। आशु ने उलझन में महक की तरफ देखा। महक ने एक लंबी सांस भरी और कहा, हम सब स्कूलमेट हैं तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। दरअसल बचपन से ही मुझे एक अजीब बीमारी है। हर सुबह मुझे इसका दौरा पड़ता है और दर्द इतना ज्यादा होता है कि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाती। नाश्ते का समय वही समय होता है जब यह बीमारी मुझे जकड़ लेती है। बहुत लंबे समय से मैंने नाश्ता नहीं किया है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं चाहती हूं कि तुम हर दिन मेरा नाश्ता मेरे पास पहुंचा दो। ओह, ऐसा है। चिंता मत करो, जब तक मैं स्कूल में हूं मैं तुम्हारा नाश्ता वक्त पर पहुंचा दूंगा। आशु ने सिर हिलाते हुए कहा। उसे महक के लिए थोड़ा बुरा लगा।
उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महक को ऐसी अजीब बीमारी होगी, और शायद यही रीजन था कि उसने उसे कभी सुबह के समय स्कूल में नहीं देखी, तो ये पक्का हो गया। अब चलो बिनयांग केव चलते हैं, महक ने सेटिस्फैक्शन में कहा। आशु महक के साथ ड्रैगन गेट की तरफ चल पड़ा। रास्ते में आशु को लगा कि उसे महक की बीमारी के बारे में चिंता दिखानी चाहिए, इसलिए उसने पूछा, वैसे तुम्हें आखिर ये किस तरह की बीमारी है? क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? मैंने अभी तो कहा ना, हम बस ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं। इतना कहकर आशु चुप हो गया। जीवन का चेहरा सीरियस हो गया। उसने आशु को देखा और कहा, आशु, युगराल के मैटर में कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं। तुम और बाकी 3 स्टूडेंट्स टेरिबल सिचुएशन में हो। लीग शायद तुम्हें अरेस्ट करने के लिए किसी को भेजे। क्या मतलब है तुम्हारा? आशु ने जीवन को कंफ्यूज्ड होकर देखा। जीवन ने लीग में हाल ही में जो कुछ हुआ था वो बताया, जिससे आशु हैरान रह गया। क्या टीचर उन इंसानों के पीछे थे जिन्होंने खुद को डायमेंशनलाइज किया और डायमेंशनल जोन में भाग गए? आशु ने पूछा। अब ऐसा लगता है, इसलिए लीग ने ऐसे इंसिडेंट्स को फिर से होने से रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। नए, वे किसी भी पॉसिबिलिटी को नकारेंगे नहीं, इसलिए तुम, सत्यम, अरमान और सार्थक उनका मेन फोकस बन गए हो। हालांकि वे महिम सिटी में तुम्हें खुले तौर पर अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन वे तुम्हें सीक्रेटली किडनैप्ड करने के लिए किसी को जरूर भेजेंगे, जीवन ने कहा। सत्यम और बाकी कैसे हैं? आशु ने पूछा। सत्यम को उसका परिवार प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सार्थक और अरमान तो जैसे हवा में गायब हो गए हैं, फिलहाल उनके बारे में कोई खबर नहीं है, जीवन ने जवाब दिया। इससे मुझे राहत मिली। आशु अपनी सेफ्टी को लेकर चिंतित नहीं था। उसे यकीन था कि अगर उसका सामना बड़ी तादाद में इपिक एक्सपर्ट से ना हो, तब तक वो खुद को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी रखता है। ओवरसियर चाहते हैं कि तुम शेरगिल परिवार में जाकर मैडम के साथ रहो, जीवन ने चतुराई से कहा। आशु थोड़ा चौंका जब उसने ये सुना। हालांकि उसने कुछ पल सोचा और फिर कहा, यह बेहतर होगा कि मैं कैंपस में रहूं। आफ्टर ऑल मैं शेरगिल परिवार से नहीं हूं। यह इम्पॉसिबल है कि मैं अपना पूरा जीवन शेरगिल परिवार में छुपकर बिता सकूं। अभी इंपल्सिव होने का वक्त नहीं है। जब लीग अपने आदमी भेजेगी तो वे टॉप नॉच इपिक एक्सपर्ट्स होंगे और वे तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, बल्कि सीक्रेटली हमला करेंगे। इस बात के बहुत हाई चांसेस हैं कि तुम बिना समझे ही पकड़े जाओ, जीवन ने कहा। जीवन, जैसा तुमने कहा था, डायमेंशनल जोन कभी भी अपनी इफेक्टिवनेस खो सकते हैं। जब ऐसा समय आएगा तो क्या मैं शेरगिल परिवार में छुप सकता हूं, जब हर तरह के डरावने डायमेंशनल क्रिएचर उत्पात मचा रहे होंगे? आशु ने पूछा। जीवन चुपचाप आशु को देखता रहा। आशु ने आगे कहा, मैं अपने पूरी जिंदगी में दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकता। जैसा कि तुम जानते हो, मैंने पहले ही लाइफ सोल कंडेंस कर ली है। मैं अपनी स्ट्रेंथ से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना चाहता हूं। जीवन काफी देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि भले ही तुम्हारा ओवरसियर और मिस नेहा के साथ कोई मैटर हो, पर मैडम को आउटसाइडर ना समझना, यह उन्हें दुखी करेगा। सेनेटर्स, मैंने पहले ही अपना केस प्रेजेंट कर दिया है। रोशन अपने टैलेंट की वजह से एरोगेंट है। महिम सिटी में शेरगिल परिवार के बिजनेस और महावश के सपोर्ट की वजह से उसने हमेशा सेनेटर्स की बात की कम ही अहमियत समझी है। वो आशु को सौंपने वाला नहीं है, ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल महमूद ने मीटिंग हॉल में मौजूद सेनेटर्स से कहा। क्योंकि रोशन इतना जिद्दी है और लीग की सेफ्टी की परवाह नहीं करता, हमें अपने तरीके से लीग की शांति को डिफेंड करनी होगी। डायरेक्टर जनरल महमूद, इस मामले को हम आपके हवाले करते हैं। हमें जल्द से जल्द युगराल के चारों स्टूडेंट्स यहां चाहिए, सेनेटर अग्रवाल ने कहा, जो सेनेटर्स को रिप्रेजेंट करते थे। जी, महमूद ने थोड़ा सा झुककर सिर हिलाया और मीटिंग हॉल से बाहर चला गया। असल में उन्होंने ताखरा को महिम सिटी भेजने से पहले एक अग्रीमेंट किया था। अगर ताखरा रोशश को कन्विंस करने में कामयाब नहीं होता तो सेनेटर जैज गायोबीन को एक्शन लेना अलाउ कर देंगे। महमूद ने महिम सिटी जाने के लिए एक कैंडिडेट भी चुन लिया था। वो बस फाइनल ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा उसने पहले ही रोशन के आंसू को सौंपने की रिक्वेस्ट को इनकार करने की उम्मीद की थी। महमूद एसआईबी की एक सीक्रेट प्रिजन में पहुंचा। इस जगह को ब्यूरो ने इंटरनली हेवन नाम दिया था। यहां की खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि यहां एंटर होने वाले क्रिमिनल कभी भी बाहर नहीं आ सकते थे।
ये ऐसा था जैसे वे हेवन में दाखिल हो चुके थे और अब वे दुनिया में वापस नहीं लौट सकते थे। एक के बाद एक प्रिजन्स के दरवाजों से होकर गुजरते हुए महमूद एक प्रिजन सेल के सामने जा पहुंचा और उसने अपना लेफ्ट फिंगरप्रिंट दिया। फिर उसने आई स्कैन से वेरीफाई किया, जिसके बाद सेल का भारी मेटल डोर, जो गोल्ड वॉल जैसा था, फाइनली खुल गया। इस अजीब प्रिजन में कोई कैदी नहीं था, केवल एक मेटल बॉक्स था जो एक मम्मी के ताबूत जैसा दिख रहा था। महमूद ने उस मेटल बॉक्स को देखा और कहा, विक्रांत, हमारे पहले अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस पर्सन को यहां लाने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी वापस कर दूंगा। अगर किसी ने कुछ दशकों पहले विक्रांत का नाम सुना होता तो वे डर की वजह से शायद कई रातों तक सो नहीं पाते। लीग की एस्टैब्लिशमेंट के शुरुआती सालों में जैक का नाम एक समय पूरे लीग में गूंज चुका था। उसने अनगिनत लोगों को मारा था और वो बहुत शातिर और बेरहम था। वो एक क्लासिक एग्जाम्पल था जो किसी को भी इंसान नहीं मानता था और उसकी डेविल रेप्यूटेशन लगभग आवेश मलिक के बराबर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आवेश मलिक एक बहुत ही एरोगेंट पर्सन था, लेकिन विक्रांत अलग था। वो अंधेरे में छिपकर बिल्ली और चूहे का खेल खेलना पसंद करता था। वो अपने शिकार को अपनी हथेली में दबाए रखता था और उसे इस बात का एहसास भी नहीं होने देता था कि वो कब मरने वाला है। हालांकि उसने अनगिनत लोगों को मारा था, लेकिन कुछ ही लोग थे जिन्होंने एक्चुअली में उसकी असली पहचान देखी थी। ब्यूरो ने उसे पकड़ने के लिए बड़ी कीमत चुकाई थी। उसे यहां कई सालों तक बंदी बनाकर रखा गया था और वे ये तक नहीं होने देते थे कि उसकी आंखें तक रिवील हों। उन्हें डर था कि कोई उसकी आंखों के मैजिक से अफेक्ट होकर भागने में उसकी मदद न कर दे। क्लैंग क्लैंग मेटल बॉक्स से आवाजें आ रही थीं। ये विक्रांत का जवाब था, यहां तक कि उसकी आवाज भी रिस्ट्रेन थी। उन्हें डर था कि उसकी आवाज गार्ड्स को अफेक्ट कर सकती है। अगर ऐसा है तो हमारी डील अब ऑफिशियली शुरू होगी। महमूद ने मेटल बॉक्स खोला और देखा कि एक पेल सिल्वर बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी उसमें बंद था। उसके हाथ पैर मेटल बॉक्स में जकड़े हुए थे और उसका मुंह भी मेटल टूल्स से ढका हुआ था। उसके शरीर से कई ट्यूब्स जुड़ी हुई थीं, जिससे वो आईसीयू के मरीज से अलग दिख रहा था। इनफैक्ट इक्विपमेंट्स विक्रांत की लाइफ मेंटेन रखने के लिए थे और उसे मरने से रोकने के लिए थे। साथ ही ये उसे प्रिजन के गार्ड्स से बातचीत करने से भी रोकने के लिए थे। चेन खोलने और इक्विपमेंट्स हटाने के बाद विक्रांत फाइनली मेटल बॉक्स से बाहर निकला। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताने में संकोच मत करना, महमूद ने कहा, जब उसने देखा कि विक्रांत अपने कांपते हुए लिम्स के साथ मेटल बॉक्स से बाहर निकल रहा था। मुझे एक गिलास रेड वाइन दो, वो जो डायमेंशनल स्टॉर्म से पहले थी। तुम जानते हो कि मैं किसे रेफर कर रहा हूं, विक्रांत ने कहा, जब वो धीरे धीरे अपने मसल्स को हिला रहा था। बिल्कुल, महमूद मुस्कुराया। जब आशु अपने डॉम वापस आया तो उसने सोचा कि उसे एसआईबी के एक्सपर्ट से कैसे निपटना चाहिए। उसे नहीं लगता था कि जीवन उसे डराने के लिए वो बातें कह रहा था। वो ऑलरेडी ब्यूरो के वर्किंग स्टाइल को एक्सपीरियंस कर चुका था। जब तक वे किसी चीज पर अड़े रहते थे, वे अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते थे। वे ऐसे जहरीले स्नेक की तरह थे जो एक बार काटने के बाद अपना मुंह नहीं हटाते थे। सोफे पर सोते हुए एंटेलोप भाई को देखकर आशु को बहुत राहत महसूस हुई। उसने बहुत पहले ही अंदाज हो चुका था कि ये शायद एक टोप ईपिक और शायद एक मिथिकल क्रिएचर हो सकता है। ये बात डोर्म में चूजे के एटीट्यूड से पता चलती थी। चूजा डोर्म में कुछ भी करने की हिम्मत करता था। वो हर जगह उड़ता था, यहां तक कि वो आशु के सिर पर उड़कर बैठ जाता था, जैसे उसके बाल बाल ना होकर बर्ड नेस्ट हो। हालांकि उसने कभी चूजे को एंटीलोप से भिड़ते हुए नहीं देखा। ये क्लियरली उससे डरता था। ऐसे पावरफुल फाइटर के साथ आशु ने डिसाइड किया कि वो अब ज्यादातर समय डोर में ही रहेगा और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो बाहर नहीं जाएगा। अगर ब्यूरो से कोई आ भी गया और एंटीलोप को गुस्सा आ गया तो वे शायद भाग सकते थे। बेशक आशु का प्लान एंटीलोप पर डिपेंड रहने का नहीं थी। उसने ट्रूथ लिसनर को बुलाया और उसे एक ईयरिंग की फॉर्म में पहन लिया ताकि वो 24 घंटे अपने आसपास होने वाली किसी भी एक्टिविटी पर नजर रख सके। दूसरों को उसे ढूंढने से रोकने और अननेसेसरी परेशानी से बचने के लिए आशु ने एक मैसेज भी डाला, सिक्लूजन प्रैक्टिस में 1 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलूंगा, प्लीज परेशान ना करें। समर और कुछ स्कूलमेट्स ने जल्दी से उसे रिप्लाई करते हुए मैसेज भेजे।
आशु ने सिर्फ ये कहा कि वो सिक्लूजन में जा रहा है और उसे ढूंढने ना आए। अगर तुम सिक्लूजन में जा रहे हो तो मेरे नाश्ते का क्या होगा? महक ने भी एक मैसेज भेजा, मैं वो टाइम पर पहुंचाता रहूंगा क्या? तुम कल बिन्यांग केव जाने के लिए फ्री हो? आशु ने रिप्लाई किया। आशु को यकीन था कि ब्यूरो के लोग जल्द ही नहीं आएंगे। अगर वो महक के साथ बिन्यांग केव जाता है और एक बेबी टाइगर हासिल करने के लिए उसे फॉलो करता है तो बुरा नहीं होगा। कौन जानता है, शायद वो एक हासिल भी कर सके बेबी टाइगर के साथ। अगर वो फिर से गेम डेंजन में जाता तो ड्रॉप रेट काफी बढ़ जाएगा। हाई वैल्यू वाले क्रिस्टल्स के ड्रॉप होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फिर इतनी मेहनत से गेमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कल सुबह मिलते हैं, महक ने रिप्लाई दिया। फाइनली आशु का लॉस्ट कंट्री का कूलडाउन खत्म होने का इंतजार खत्म हो गया। वो उतावला होकर अंडरग्राउंड समुद्र की तरफ बढ़ा और उस काले ड्रैगन को देखा जिसे पॉइजन ड्रैगन पाम से हिट किया गया था। काले ड्रैगन पर एक पाम के साइज का मार्क था। ऐसा लग रहा था जैसे एक सोर हो जो प्यूस प्रोड्यूस करने वाला हो। हालांकि ये काले ड्रैगन को पॉइजन से मरने के लिए काफी नहीं था। काला ड्रैगन बस थोड़ा चिड़चिड़ा सा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि पॉइजन ड्रैगन पाम अभी भी यूजफुल है। हालांकि पॉइजन इनफ नहीं था। मैं सोच रहा हूं इतने छोटे सोर से काले ड्रैगन को कैसे पॉइजन दूं? आशु ने एक पल सोचा और अपने पहले वाले मेथड को अपनाया। उसने काले ड्रैगन पर फिर से एक पाम स्ट्राइक की और फिर बचकर निकल गया। अगर एक पाम से काम नहीं हुआ तो मैं और ज्यादा स्ट्राइक करूंगा। एज लॉन्ग एज पॉइजन यूजफुल है, उसे मारना केवल समय की ही बात है। आशु ने हेटफुली सोचा, क्योंकि वो टेम्पल्स में नहीं जा सकता था और डेंजन को क्लियर करने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था। इसीलिए वो अपना समय काले ड्रैगन पर ही बिता सकता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।